नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे देश हित में कोई भी निर्णय करना होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हमारे लिए देश ही सर्वोपरि है। भाइयों बहनों, आपने दिल्ली में जिस सरकार को बिठाया है, उस सरकार ने आपके सपनों को अपना सपना बनाया। जो आपके दिल की चाह है, उस चाह को परिपूर्ण करने के लिए हमने बीड़ा उठाया। मैं जानता हूं काम कठिन है। जितना काम 60 साल में हुआ होगा, उससे भी ज्यादा काम 7 साल में करने की जरूरत है। ये सोच करके हमने बीड़ा उठाया। 2022 में आज से 7 साल के बाद भारत की आजादी को 75 साल होंगे। जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरे आप अंडमान निकोबार में जाइए, वहां पर अंडमान में काले पानी की सजा भुगतने वालों की सूची देखोगे तो आपको ढेर सारे मेरे पंजाब के जवान मां भारती की आजादी के लिए जीवन खपा दिया, उसकी सूची मिलेगी आपको। कितने लोगों ने बलिदान, कितने लोगों ने जवानी जेलों में खपा दी, कितने लोगों ने पुलिस के जुल्म सहे, कितने लोगों ने ब्रिटिश सल्तनत के अत्याचार झेले, और तब जाकर के हमें आजादी मिली। क्या आजादी के 75 साल जब हो, तमिल आजादी के दीवानों को, उन वीर शहीदों को, उन आजादी के आंदोलनकारियों को हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? क्या आज से ही हर हिंदुस्तानी के मन में एक सपना संजोने का संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, ये 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें, 2 चीजें मैं अपने जीवन में पालन करूंगा, जिससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा, गांव गरीब का भला होगा। क्या हम आजादी के दीवानों को एक संकल्प कर करके उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं? समय की मांग है कि हर भारतवासी ने आज से ही आजादी के 75वां साल कैसा हो, उसकी तैयारियां शुरू करनी चाहिए और विकास के द्वारा, समस्याओं के समाधान के द्वारा करनी। और उसमें एक सपना मेरा, वो सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए। ये काम मैंने सर पे लिया। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और उसी के सिलसिले में आज हजारों चंडीगढ़ वासियों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान देने का मुझे सौभाग्य मिला। आने वाले दिनों में करोड़ों मकान बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। और जब करोड़ों मकान बनेंगे, मतलब एक प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में मकान बनवाने पड़ेंगे कि जिसके कारण एक प्रकार से यूरोप के नए देश जितनी जनसंख्या है, उतना हमें यहां बसाना पड़ेगा। इतने मकान बनाने पड़ेंगे, गरीबों के लिए बनाना है। और मैंने पहले दिन से कहा है, जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी दलों ने मुझे नेता के रूप में चुना, और नेता के रूप में चुन करके उस समय मैंने जो संबोधन किया था, उसी दिन मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित
गरीबों के कल्याण के लिए है। हमारी सारी योजनाएं गरीबों की भलाई के लिए होगी और उसी में एक काम महत्वपूर्ण है, गरीबों के लिए घर बनाना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर दिलाना, उस पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इलाका एक प्रकार से यहां का हर परिवार मां भारती का रक्षा कवच। यहां के हर परिवार में, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, ये सारा भूभाग ऐसा है कि जहां से देश की रक्षा करने के लिए जिंदगी सेना में गुजारने वाले लोग करीब करीब सभी परिवारों में मिल जाएंगे। कोई आज की पीढ़ी के मिलेंगे तो कोई पुरानी पीढ़ी के मिलेंगे, लेकिन मां भारती की रक्षा के लिए जीवन लगाने वाले सेनानियों की धरती है। एक प्रकार से मां भारती का रक्षा कवच, ऐसे लक्षाधिक परिवार यहां विराजमान। इसी चंडीगढ़ में मैंने कहा था, हम वन रैंक वन पेंशन के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे। भाइयों बहनों, हमने आते ही काम शुरू किया। सेना के लोगों से बातचीत करते रहे, विचार विमर्श करते रहे, और जैसे जैसे समझते गए समस्या और गहरी होती है। और मुझे दुख की बात तो यह है कि पुरानी किसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ये क्या है, उसके कारण क्या जिम्मेवारियां आने वाली है, उसके कारण क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता तो पुरानी सरकार 500 करोड़ रुपया का ओआरओपी लेकर के नहीं आई। और जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है, तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़। भारत जैसे देश के लिए ये रकम छोटी नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान है। और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी सेना के जवानों के लिए इतना बड़ा अहम कदम उठाया। इसे एक सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। ओआरओपी के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मत दीजिए। मैं देश के जवानों को कहता हूं कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च इस एक काम के लिए होने वाला है, तो धन्यवाद करना है तो मेरे देश के उन गरीबों के लिए करिए कि जिन गरीबों ने अपनी चीज छोड़ करके आपके सम्मान के लिए कुछ देने का फैसला किया है। और इसलिए एक वन रैंक वन पेंशन की क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो मेरे देश के गरीबों को जाती है, मेरे देश के सामान्य लोगों को जाती है, जो अपने हक का छोड़ करके आज हम सेना के लोगों के लिए दे रहे हैं। इससे बड़ा गौरव तो हो नहीं सकता। और इसलिए हमने जो वादा निभाया है वो आने वाले दिनों में, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को आंदोलन करने की बीमारी जाती नहीं है। अभी भी उनके अंदर सुगुन सकती है। उनको लगता था कि मामला इतना गंभीर है कि 5-7 साल तक उनकी गाड़ी चल जाएगी। उनके सोचा नहीं था कि मोदी इसे कर भी दे देगा। अब उनको लगता है कि कर दिया तो अब हमारी गाड़ी कैसे चलाएं। मैं भाइयों बहनों आज विश्वास दिलाना चाहता
देश हित में कोई भी निर्णय करना होगा, जो सरकार की व्यवस्था होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको प्राथमिकता मिले। ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम ये देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार चला रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए सरकार चला रहे हैं। आपने हमें इतना भारी बहुमत दिया, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पिछले दिनों लोकसभा का जो हाल आपने देखा है, देश के राजनीतिक दलों को उनके इस आचरण के लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको चुनकर के भेजा है, सदन में जाइए, बैठिए, घंटों चर्चा कीजिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्वीकार न करना, लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है मेरे भाई। और इसलिए आज देश में लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता पैदा हो। हर सांसद के ऊपर ये दबाव पैदा करने की आवश्यकता खड़ी हुई है कि आप संसद को चलने में मदद कीजिए, आप संसद में चर्चा कीजिए, हमारे इलाके के सवालों के लिए चर्चा कीजिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आप मोदी का हिसाब मांगिए, लेकिन संसद में जाकर के काम कीजिए। ये बात जनता जनार्दन ने सांसदों पर दबाव डालने का वक्त आ गया। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण देश की संसद को बांध में रखे, देश की संसद को चलने न दे। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने निर्णय किया है, अगर लोकसभा में हमें बात को रोक दिया गया, लोकसभा में हमारी आवाज को गौण दिया जाता है, तो लोकसभा से आगे भी एक जनसभा होती है और जनसभा किसी से कम नहीं होती है। और इसलिए आज मेरी लोकसभा का केस मैं जनसभा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए सरकार ने अनेक अहम कदम उठाए, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे विदेशों में से काला धन वापस लाना हो, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की यात्रा में आगे आने का अवसर मिलता, चाहे जनधन अकाउंट की योजना हो, चाहे इंश्योरेंस स्कीम लाए हो, चाहे अटल पेंशन योजना लाए हो, गरीबों की भलाई के लिए लाए। हमारे देश के किसान, कभी उनको प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन किसान को मुआवजा देने में कोताही बरती जाती थी। हमने आते ही निर्णय कर लिया, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए। पहले 50% नुकसान होने के बाद हिसाब होता था, हमने 33% कर दिया। हमने उसके दायरे को बढ़ा दिया, हमने मुआवजे को बढ़ा दिया। जब ओले गिरे तो हमारे किसानों को सर्वाधिक पहले पैसे देने का काम ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने। हमने इथेनॉल का निर्णय किया। मैं अभी कल कुछ वैज्ञानिकों के साथ बैठा था, मैंने कहा मक्के में से इथेनॉल बना करके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम खर्च में कैसे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब का मेरा किसान जो अब मक्के की खेती करने लगा है वो इथेनॉल निकालेगा तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे और देश में पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस पर काम करने के लिए मैंने वैज्ञानिकों को कहा है कि आप ऐसी सरल टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए ताकि छोटे से किसान को भी ज्यादा फायदा